ठीक है बेटा, तो आज से हमारी ये एप्टीट्यूड की पहली बाकायदा क्लास का हम स्टार्ट ले रहे हैं। अच्छा देखिए, हमारा पैटर्न ऐसा रहेगा कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेकेंड ईयर, ठीक है, क्योंकि सेकेंड ईयर आपका चल रहा है, तो सेकेंड ईयर को पहले पढ़ना अक्लमंदी का सबूत होगा और सेकेंड ईयर को ग्रिप करना ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आप पढ़ भी रहे हैं। एक तो इससे फ़ायदा ये होगा कि सेकेंड ईयर आपका जो आप पढ़ रहे हो वो आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड ईयर का पढ़ने का फ़ायदा ये होगा, यानी कि जब आप इंशाल्लाह पेपर्स के लिए तैयार करोगे, अपने आप को एग्जाम्स देने जाओगे, बोर्ड एग्जाम्स देने जाओगे, तो आपके अच्छे खासे एमसीक्यूज की एक तो तैयारी हुई भी होगी, पहली चीज़। दूसरा, जो अभी तक टॉपिक पढ़ चुके हो, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आप लोग बिल्कुल ही अभी तक कहीं भी नहीं पढ़ा हुआ और जस्ट एप्टीट्यूड लेने आ गए, ऐसा भी नहीं होगा यकीनन। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पढ़ ही रहे होगे, तो जो भी टीचर्स होंगे वो 2 4 5 चैप्टर्स कुछ ना कुछ तो आपको करा ही चुके होंगे ऑलरेडी, ठीक है ना। तो जब हम सिक्वेंशियली उन चैप्टर्स को रिवाइज करना स्टार्ट करेंगे, तो तो वो चैप्टर्स जो हैं वो आपके वो भी रिवाइज होते चले जाएंगे। तो एक तो आपका कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा रिवाइज हो जाएगा, रिकॉल हो जाएगा, और जैसे कह सकते हैं ना कि एप्टीट्यूड की वजह से वो कॉन्सेप्ट फिंगर टिप्स पे होगा आपकी। देखो, इंटर में और एप्टीट्यूड में फर्क सबसे बड़ा ये है कि इंटर में हम बात बहुत ज्यादा डिटेल में कर रहे होते हैं, चीजों को बहुत ज्यादा डिटेल में देख रहे होते हैं, एक एक बात को बड़ा लंबा करके खींच के ऐसा वैसा ऐसा एक एक चीजें बता रहे होते हैं। ड्यूरिंग क्लास हम मल्टीपल ऐसे क्वेश्चंस भी करते हैं, ऐसे ट्रिक क्वेश्चंस करते हैं जो स्टूडेंट्स को सोचने पर मजबूर करते हैं, ठीक है। एप्टीट्यूड का सिलसिला थोड़ा सा अलग है। एप्टीट्यूड में आपको पता है कि इतने कोई हमें लंबे चौड़े जवाब की जरूरत नहीं होती। यहाँ पर हमें सिर्फ शॉर्ट एमसीक्यूज होते हैं हमारे पास, जिसमें हम आंसर करते हैं, ठीक है ना। तो एप्टीट्यूड हमारे लिए जरा इस तरह से आसान हो जाता है। अच्छा, अब जब आप छोटे छोटे जवाब की बात करेंगे, मतलब एमसीक्यूज की बात करेंगे, तो लाजमी तौर पर मैं भी यही बोलूंगा कि बेटा फिंगर टिप्स पे अगर आपको चीजें याद है या कॉन्सेप्ट याद है तो ही आप कुछ कर सकते हैं, अदरवाइज आप कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो अब वो जो फिंगर टिप्स वाली बात आ गई, उस बात को जरा अगर हम सामने रखें फिंगर टिप वाली, तो आपको पढ़ाना या इसी तरीके से, या ये कह लें कि आपने पढ़ना भी इसी तरीके से है कि आप चीजों को फिंगर टिप्स पे याद रख सकें, सही है। तो फिंगर टिप्स पे चीजों को याद रखना आप लोगों के लिए जरूरी होगा। अब जैसा कि मैंने बताया कि सबसे पहले हम सेकेंड ईयर पढ़ेंगे, देन हम फर्स्ट ईयर को स्टार्ट करेंगे। सेकेंड ईयर में हमारे पास 11 चैप्टर्स हैं, तो हम आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि हमारी संडे टू संडे क्लास है, हम चैप्टर 1 से लेकर सो ऑन 11 चैप्टर तक जाएंगे, जिसमें हमें 3 4 महीने का वक्त लगेगा, ठीक है। अब इस 3 4 महीने के वक्त में आपके पास सेकेंड ईयर कंप्लीट होगा, फिर हम फर्स्ट ईयर स्टार्ट करेंगे। अच्छा, एक बात और देखो, हो सकता है किसी स्टूडेंट के जहन में एक बात हो कि सर फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर हमें पढ़ने में 1 1 साल लगता है, हमें टीचर जब पढ़ाता है तो वो 1 1 साल पढ़ाता है। एप्टीट्यूड में ऐसा क्या होता है कि वही कोर्स 1 साल का 4 महीने और 3 महीने और 2 महीने में कंप्लीट हो रहा होता है। तो बेटा असल में आपको एप्टीट्यूड ना आपके इंटर के ही टीचर ने पढ़ाया होता है, सही है। असल मेहनत आपके इंटर के ही टीचर की होती है। एप्टीट्यूड के टीचर की मेहनत मेरे लिहाज से तो कम ही होती है, मैं तो ये बोलता हूँ कि असल मेहनत इंटर के टीचर की है। एप्टीट्यूड का टीचर क्या करेगा कि वही कॉन्सेप्ट जो आपको इंटर के टीचर ने दिए हुए हैं उसको जस्ट वो रिकॉल करेगा, और रिकॉल कराकर उसको कुछ पॉइंट्स में बंद कर देगा, बस। वो जो 4 4 पेज के कॉन्सेप्ट थे, उन 4 पेज के कॉन्सेप्ट को वो 4 लाइन में कर देगा, उसका काम सिर्फ इतना है। अब ये मुमकिन बेटा उसी वक्त हो सकता है जब आपको वो 4 पेज का कॉन्सेप्ट दिमाग के किसी कोने में कहीं ना कहीं मौजूद हो। अगर वो दिमाग के किसी कोने में कहीं मौजूद नहीं है ना, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा, सही है। खैर, अब हम, सर जी बेटा, सर आपको आवाज आ रही है? जी बेटा आ रही है। सर मैं ये कह रही थी कि अगर फर्स्ट ईयर के कोई चैप्टर हमने नहीं पढ़े हुए, हम्म, जिस तरह टाइम था, सिलेबस रह गया था, हम्म, तो वो चैप्टर्स अभी तक नहीं पढ़े तो फिर वो कवर हो जाएंगे इसमें? बिल्कुल हो जाएंगे। देखो फिर इसमें ये होता है कि अगर आपको, जब हम फर्स्ट ईयर पढ़ाना शुरू करते हैं, तो देखो इसमें ये होता है कि हमने मिसाल के तौर पे कोई एक कॉन्सेप्ट आया, अब वो एक कॉन्सेप्ट आपको समझ नहीं आ रहा, मतलब मैंने आपको वो कॉन्सेप्ट डिलीवर कर दिया है, ठीक है, मैंने आपको कॉन्सेप्ट डिलीवर कर दिया, अब उसके बाद भी आपको समझ नहीं आ रहा, तो ऑब्वियसली आप परेशान होंगे, आप पूछेंगे कि सर प्रॉब्लम आ रही है, सर समझ नहीं आ रहा है कुछ भी। तो वहां पर मैं, मेरा अगला सवाल आपसे यही होगा कि बेटा आपने इसको फर्स्ट ईयर में या सेकंड ईयर का टॉपिक है अगर मिसाल के तौर पे, तो आपने इसको फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में पढ़ा या नहीं पढ़ा?
तो यकीनी तौर पर आपका जवाब आएगा कि सर नहीं पढ़ा, या टीचर ने नहीं पढ़ाया, या हम एब्सेंट थे, या कुछ भी था XYZ। तो मुझे पता चल जाएगा कि असल प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपको समझ में जो नहीं आ रहा वो इसलिए नहीं आ रहा कि मैं कोई बहुत मुश्किल बात कर रहा हूँ। असल प्रॉब्लम ये है कि जो बेसिक एक बुनियाद जो बननी थी ना, वो नहीं बनी हुई आप। अब मैं क्या करूंगा, मैं उसी टॉपिक के ट्रेंड को बदल दूंगा। मैं उसको फिर पहले इंटर के लिहाज से समझाऊंगा, फिर उस इंटर के लिहाज से उसको कुछ पॉइंट्स, इंटर की तरह से समझाने के बाद उसको कुछ पॉइंट्स में एप्टीट्यूड के लिए ले आऊंगा। तो फिर मेरी अप्रोच ये होगी। समझ गए? ओके सर। यस। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास बेटा चैप्टर 1 है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के हवाले से हमारे पास स्लाइड्स भी मौजूद हैं। अच्छा जी, अच्छा जी। तो मेरी स्लाइड शो हो रही है बेटा सबको? यस सर। ठीक है। अच्छा देखो, यहाँ पर क्या है, सेंट्रल एटम ऑफ ईच सेट ऑफ ट्राइएड। अच्छा, पहली पहली बात तो बल्कि रुक जाइए, मुझे भी एक चीज याद आई। चैप्टर 1 हमारा बेटा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का चैप्टर है ना। चैप्टर 1 हमारे पास पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का चैप्टर है। तो ये वर्ड जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है, ये वर्ड क्या बता रहा है हमें? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, एनीबडी कोई मुझे बता सकता है? व्हाट डज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन मींस? क्लासिफिकेशन का मतलब ये होता क्लासिफिकेशन है, ऑफ एलिमेंट्स ठीक है, इन अ ठीक है। पीरियोडिक मैनर। ओके, गुड। और भी कोई स्टूडेंट जवाब दे रहा था? क्लासिफिकेशन का मतलब ये होता है कि किसी चीज को जिसके अंदर सिमिलर बात है या कोई सिमिलर प्रॉपर्टीज है या कोई सिमिलर एक्टिविटीज हैं, उन्हें एक ग्रुप, एक क्लास बना के एक साथ रख देना, तो वो क्लासिफिकेशन में आता है। ठीक है बुशरा, वेरी गुड। तो क्लासिफिकेशन और हाँ लाइबा बोलिए। सर पीरियोडिसिटी मतलब रिपीटिशन। रिपीटिशन, गुड। कोई और और? क्लासिफिकेशन मतलब हाँ क्लासिफाई बोलिए। करना। सही है। अच्छा, कोई और पॉइंट ऐड करना चाहे इसमें? सर क्लासिफिकेशन मतलब डिवाइड, और पीरियोडिक का मतलब होता है सिलसिलावार, मतलब सिलसिले के हिसाब से किसी चीज को डिवाइड करना। ठीक है, वेरी गुड। तो क्लासिफिकेशन का मतलब हमें क्या पता चला? टू डिवाइड। क्लासिफाई का मतलब होता है टू डिवाइड। अच्छा देखो, जब भी हम किसी चीज को डिवाइड करते हैं ना, तो हमेशा याद रखना उसको डिवाइड करने की कोई एक बेसिक मतलब एक बुनियाद होती है, जिस बुनियाद पर हम किसी चीज को भी डिवाइड करते हैं। ठीक है। हम किसी भी चीज को अगर डिवाइड करते हैं तो उसकी कोई वजह हो सकती है। जैसे मिसाल के तौर पे आपने चैप्टर 3 में बॉन्ड्स की टाइप पढ़ी। 3 तरह के बॉन्ड्स होते हैं, आयोनिक, कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट। तो आपने वहां पर केमिकल बॉन्ड को 3 क्लासेस में डिफाइन किया, डिवाइड किया। और बेसिक क्या बनी? जो बॉन्ड बनाने की जो सलाहियत, जिसे आप कह सकते हैं ना, कि आयोनिक में इलेक्ट्रॉन जाता है, कोवेलेंट में शेयरिंग होती है, कोऑर्डिनेट में वन साइडेड शेयरिंग होती है। तो वो जो आपने वहां पे बेसिक किसको बनाया कि भाई इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की बुनियाद पर आपने बॉन्ड को 3 टाइप्स में डिवाइड कर दिया। इसी तरीके से जब भी आप किसी भी चीज को क्लासिफाई करते हो, तो आपका कोई बेस होता है, उस बेस पर ही आप किसी चीज को क्लासिफाई करते हैं, वरना नहीं करते। ठीक है। तो क्लासिफिकेशन मीन्स टू डिवाइड। एंड पीरियोडिक का मतलब यहाँ पर क्या है, मुझे अभी शायद किसी ने बताया भी, वजह जवाब आप सबकी सही थे। पीरियोडिक का मतलब होता है बेटा ग्रेजुअली। अब ग्रेजुअली का मतलब क्या होता है? आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ, या इसे ये कह सकते हैं ना कि एक पर्टिकुलर इंटरवल के साथ, एक पर्टिकुलर वक्फे के साथ। तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का मतलब ये है कि वक्फे के साथ किसी चीज को तकसीम करना। अब तकसीम करने की कोई ना कोई वजह तो होगी, कोई ना कोई बेसिक तो बनेगी। वो वजह क्या है, या वो बेसिक क्या है? बेसिक क्या है डिवाइड करने की? प्रॉपर्टीज। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। पीरियोडिसिटी का मतलब है ग्रेजुअली। ठीक है, ग्रेजुअली या विद द इंटरवल ऑफ टाइम चेंज होना। क्लासिफिकेशन का मतलब है डिवाइड होना। अब यहाँ पर डिवाइड कैसे किया जा रहा है? एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज की बुनियाद पर उनको अलग अलग क्लासेस में डाला जा रहा है। सिंपल इनफ। ये बात समझ में आई बेटा? लव जो चैप्टर का मतलब है वो समझ में आया? यस सर। ओके।
अच्छा, अब हमारे पास इस चैप्टर में ऑब्जेक्टिव क्या है, हम पहले ऑब्जेक्टिव देखेंगे फिर आगे चलेंगे। इस चैप्टर में हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्या है, इस चैप्टर में हमारे पास जो कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं वो मैं यहाँ क्लियर मेंशन कर रहा हूँ। सबसे पहले जो हमें चीज पढ़नी है वो हिस्ट्री पढ़नी है पीरियोडिसिटी की, हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिसिटी, यानी कि जो एलिमेंट्स को हमने क्लासिफाई किया वो किस बुनियाद पे किस तरह से किया। सेकंड नंबर पे है हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो हमारे पास आजकल इस्तेमाल होने वाला मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, उसके बारे में हमने पढ़ना है, उसको कैसे स्टडी किया जाता है, क्या किया जाता है। और सबसे लास्ट बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास है ट्रेंड्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट, ट्रेंड्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के ट्रेंड को हमें देखना है, ठीक है। तो ट्रेंड्स ऑफ पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल के जो ट्रेंड्स हैं वो हमें पढ़ना है। और ये बेटा जो तीसरा पॉइंट है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एप्टीट्यूड में। इस चैप्टर से अगर एमसीक्यूज बनने के चांसेस होते हैं तो सबसे ज्यादा एमसीक्यूज इसी टॉपिक से बनते हैं, ठीक है। और बाकी जो दो टॉपिक्स हैं वो निस्बतन आसान है, और वो मतलब एक एक बार पढ़ने पर ही हमारे जहन में आ जाते हैं, हमें उसको कोई मुश्किल नहीं होती। लेकिन ये जो ट्रेंड्स वाला जो टॉपिक है, इससे मतलब एक एक टॉपिक से 10-10 सब टॉपिक निकलते हैं, और फिर उन 10-10 सब टॉपिक से आप 100-100 एमसीक्यूज भी बना सकते हो, ये वो वाला हिसाब है। तो सबसे ज्यादा टाइम इस चैप्टर में जो है ना वो ट्रेंड्स को समझने और पढ़ने में लगेगा। हम ये करेंगे कि हम कोई पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ के साथ में उसके कुछ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे जो पेपर में आते हैं, जिनका हमें आइडिया है कि हाँ यार ये एमसीक्यूज जो है वो पेपर में आते रहते हैं। तो हम उनको साथ साथ करते जाएंगे ताकि हमारी थोड़ी सी प्रैक्टिस होती रहे, हमारा एक माइंड मैप होता रहे कि यार अगर हम इसको पढ़ रहे हैं तो सवालात कुछ इस पैटर्न पे आते हैं, ठीक है। फिर जैसे जैसे हमारे चैप्टर्स कंप्लीट होते जाएंगे हमारे पास शाहजी की वर्कबुक होगी, जिसमें एमसीक्यूज और मौजूद होंगे, फिर उसको भी हम सॉल्व करेंगे। मतलब उसको आप सॉल्व करेंगे और मुझे चेक करवाएंगे कि आप लोगों ने क्या अपडेट किए, कितना किया है। फिर हम सारे टेस्ट वगैरह भी सिक्वेंशियली लेकर चलते रहेंगे, सही है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम, हमारा जो चैप्टर है ये रहा, डॉबराइनर्स रूल ऑफ ट्राइएड। डॉबराइनर्स का जो रूल ऑफ ट्राइएड था हिस्ट्री है। तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन असल में बिगिनिंग में एक ख्याल आया कि यार एलिमेंट्स को अलग अलग क्लासेस में रखें, यानी कि अगर हम एलिमेंट्स को एक साथ एक अलग अलग क्लासेस में रखें तो हम उन्हें किन बुनियाद पर रखें। सबसे पहले इस हवाले से जो ख्याल आया या जो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट दिया है वो डॉबराइनर साहब ने दिया। अच्छा, डॉबराइनर साहब के टाइम पर इतने ज्यादा एलिमेंट्स नोन नहीं थे, उस वक्त तक इतने ज्यादा एलिमेंट्स डिस्कवर्ड नहीं थे उस वक्त जिस वक्त डॉबराइनर ने अपना ट्राइएड दिया है। तो डॉबराइनर के टाइम पे कुछ 15-18 की गिनती मिलती है। तो कुछ 18 एलिमेंट्स उस वक्त तक नोन थे, 15-18 एलिमेंट्स नोन थे। कुछ किताबें 15 कहती हैं, कुछ 18 कहती हैं। अच्छा, इन 18 या 15 एलिमेंट्स को डॉबराइनर ने क्या किया, क्लासिफाई कर दिया, क्लासिफाई कर दिया इन ट्राइएड्स। उसने ट्राइएड्स में इसको क्लासिफाई कर दिया, यानी कि 3-3 के पेयर्स बना दिए। अच्छा, क्लासिफाई तो कर दिया उसने, तो फिर क्लासिफाई कैसे किया, क्लासिफाई करने की कोई ना कोई बेसिक तो कोई ना कोई बेसिक तो होगी ना जिसकी बुनियाद पर उसने क्लासिफाई किया होगा। तो उसकी बेसिक ये थी, उसने क्या किया, जैसे मिसाल के तौर पर ये ट्राइएड 1 है, तो उसने क्या किया, ट्राइएड 1 में लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, इन 3 एलिमेंट्स को लिया। इन तीनों एलिमेंट्स को लेकर उसने इनकी प्रॉपर्टीज को चेक किया, लिथियम की, सोडियम की, पोटेशियम की। तो तीनों तीनों एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज में सिमिलैरिटी मिल गई इसको। अब्दुल रजाक बेटा माइक को बंद कीजिए। ठीक है, तो उसने क्या किया, उसने ये 3 एलिमेंट्स लिए, तीनों एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को उसने मैच किया। जब मैच किया तो उसने देखा कि यार इनकी प्रॉपर्टीज में सिमिलैरिटी है। अच्छा, एक बात यहाँ पर मैं एक थोड़ी सी टेक्निकल बात आपसे करता चलूंगा
कि अक्सर जब हम पीरियोडिसिटी को या पीरियोडिक टेबल को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं तो हम ये कह देते हैं कि एलिमेंट्स सिमिलर होंगे या एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी। जुमला गलत नहीं है, लेकिन कहने का तरीका थोड़ा सा गलत है। देखो मेरी एक बात को समझो, अगर लिथियम की 100% प्रॉपर्टीज सोडियम की 100% प्रॉपर्टीज से मिलती हैं तो क्या आप इन दोनों को अलग कह सकते हो? एनीवन? नो सर। यकीनी तौर पर इन दोनों को आप सिमिलर नहीं कह सकते, मतलब अलग अलग नहीं कह सकते अगर इनकी 100% प्रॉपर्टीज आपस में मिलती है। तो पीरियोडिसिटी का जो चैप्टर है या जो टॉपिक है, इसके अंदर ये बात याद रखिए, एलिमेंट्स की काफी सारी प्रॉपर्टीज आपस में मिलती जुलती होती है। एलिमेंट्स की सारी प्रॉपर्टीज आपस में मिलती जुलती हैं ये कहना गलत है, काफी प्रॉपर्टीज आपस में मिलती जुलती हैं ये कहना दुरुस्त है। ठीक है ना? तो अक्सर लोग ये वाली गलती जरूर करते हैं, तो मैंने सोचा आप लोगों को ये बता दूं। खैर, वापस आ जाते हैं हम। तो लिथियम और सोडियम जो है हमारे पास अलग अलग सिमिलैरिटी है प्रॉपर्टीज में, काफी सारी सिमिलैरिटी। देन सोडियम और पोटेशियम में भी है। अब इसने क्या किया, इसने एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को चेक किया, चेक करने के साथ बाद उनको 3-3 के पेयर्स में अरेंज कर दिया, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो। ठीक है, अब 3-3 के पेयर में अरेंज करने के बाद इसने कहा कि भाई बात ऐसी है कि ये जो सेंट्रल एटम होगा ना हर ट्राइएड के अंदर, ये वाला जो सेंट्रल एटम होगा, ये वाले जो एलिमेंट्स होंगे, एक जी, तो ये जो सेंट्रल एटम होगा, इस सेंट्रल एटम का जो एटॉमिक मास होगा वो इन दोनों का बाकी दो का एवरेज होगा। इसका एटॉमिक मास, इसका एटॉमिक मास एवरेज होगा इसका और इसका। अब एवरेज निकालना आई डोंट नो आप लोगों को आता है कि नहीं आता, वो देख लेते हैं, उसको चेक भी कर लेते हैं, लॉ इसी तरीके से वेरीफाई भी हो जाएगा। इजहान माइक बंद करो। देखो अगर मुझे मिसाल के तौर पे सोडियम का मास निकालना है तो सोडियम का मास निकालने के लिए मैंने क्या किया, 7 + 39 एवरेज लेना है और डिवाइड करना है 2 से। तो सम ऑफ क्वांटिटीज, इसका मास 7 है, इसका मास 39 है, सम ऑफ क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज, तो आंसर आया 46/2। दोनों को डिवाइड करोगे आंसर आ जाएगा 23। ठीक है ना? तो अब देखो 23 जो है वो मास है किसका, सोडियम का। Central atom of each set of triad had an atomic mass almost equal to arithmetic mean of other two elements. बाकी दो एलिमेंट्स का जो एटॉमिक मास होगा, सेंट्रल एटम का एटॉमिक मास उसका एवरेज होगा। ठीक है, क्लियर हो रही है मेरी बात? बेटा मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। अच्छा, अब अगर मैं आपसे कहूं, मिसाल के तौर पर हमने पहला टॉपिक रखा, क्योंकि कोशिश करो अगर तुम लोग थोड़ा सा मतलब मजा इसको लेकर पढ़ना है ना कि तरीके से, कि एप्टीट्यूड पढ़ने में इंटर से ज्यादा मजा आना चाहिए, तो फिर ऐसा कुछ कर लेते हैं। समझ लो ऐसा कि तुम लोग मुझे एप्टीट्यूड पढ़ा रहे हो, मैंने तो तुम लोगों को बता दिया डोब्राइनर्स रूल ऑफ ट्राइएड। ठीक है, मैंने तुम लोगों को डोब्राइनर्स रूल ऑफ ट्राइएड समझा दिया। अब मुझे ये बताओ कि अगर तुम मुझे समझा रहे हो कुछ पॉइंट्स में, तो डोब्राइनर रूल ऑफ ट्राइएड कैसे समझाओगे? जल्दी से पॉइंट्स में बताना। The triad is consist of 3 elements. वेरी गुड, पहला पॉइंट आ गया कि बड़ा बेसिक पॉइंट है, लेकिन देखो क्योंकि बात एप्टीट्यूड में पॉइंट्स में होती है तो ये पॉइंट कंसिडरेबल तो है। ट्राइएड कंसिस्ट ऑफ 3 एलिमेंट्स, ठीक हो गया, सही है। All 3 elements have same properties. Similar properties. All 3 properties have almost similar properties. Yes, ये सही है। All 3 elements
एलिमेंट्स इन अ ट्राइएड, यहाँ पर मेंशन करेंगे इन अ ट्राइएड must have नहीं, must have नहीं, ऑलमोस्ट almost have similar properties। ठीक हो गया, वेरी गुड, हम लोग को सीख The रहे हो। atomic mass of middle one is the average of the other two atomic masses of element. Central atom atomic mass is average of other two elements in a triad. एक मिनट, अबरार आपका मैंने नाम देखा बेटा, अपना पॉइंट एक मिनट अभी यही रखना, मुझे बुशरा एक मिनट जरा बताइएगा आपका पॉइंट, मैंने सुना नहीं। The atomic mass of middle element is the average of other two atomic masses of elements. सही है अबरार, आपका भी ऐसे ही पॉइंट था ना, मेरे ख्याल से आप स्टेटमेंट बता रहे थे। जी सर, बस वो मिडिल वन की जगह सेंट्रल एटम आएगा। कोई इशू नहीं है। इजहान, सही है, तो आप लोग पॉइंट्स तो माशाल्लाह इसके अच्छे ही बता रहे हैं, वेरी गुड। चलें, तो अब आप लोग स्टेटमेंट पर आ गए, तो स्टेटमेंट क्या है? मास ऑफ सेंट्रल एटम is average of other two elements in triad. Is the average of atomic mass of other two elements. Mass of central atom, चलो ठीक है, एवरेज ऑफ, तुम अगर ये कह रही हो एटॉमिक मास मेंशन करने तो कर देते हैं भाई, क्योंकि आपने पहले इंडिकेट किया ना मास ऑफ, इज एवरेज ऑफ, is average of mass of other two elements। अच्छा, यहाँ पर जो हम मास की बात कर रहे हैं वो एटॉमिक मास है, ठीक है, इन अ ट्राइड, इन आ ट्राइड, ट्राइड में, सही है भाई। और क्या पॉइंट हो सकता है? सर एग्जांपल का पॉइंट हो सकता है। सही, जो एलिमेंट्स की जो क्लासिफिकेशन की है उसने के जो प्रॉपर्टीज सिमिलर आएंगे कि ग्रुप वाइज आएंगे कि पीरियड वाइज आएंगे? बेटा इसमें ग्रुप और पीरियड का तो अभी कोई चक्कर नहीं है ना, टॉबराइनर ने अपने जो उसने क्लासिफिकेशन की है, जो रूल बताया उसमें उसने किसी ग्रुप या पीरियड का तस्करा किया ही नहीं, बस एलिमेंट सिमिलर है, इसको 3-3 के ग्रुप में रख दिया, बस इतना काम है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब इसके हम चेक करने के लिए इसकी एग्जांपल यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल लिथियम है, लिथियम का मास 7, सोडियम का मास 23 होता है 23 और पोटेशियम का मास 39 होता है, तो इनका एवरेज ले लेते हैं, 7 + 39 डिवाइडेड बाय 2 विल मेक 23, ठीक है। अच्छा, एक बात और, यहाँ पर ना देखो, यहाँ पे मैंने लिखा मास ऑफ सेंट्रल एटम इज एवरेज ऑफ, इज एवरेज भी हो सकता है, इज एवरेज और ऑलमोस्ट एवरेज भी हो सकता है। यहाँ पर एक बात हम ऐड कर रहे हैं, इज एवरेज भी हो सकता है और ऑलमोस्ट एवरेज भी हो सकता है, यानी कि एग्जैक्ट आंसर आए, जैसे यहाँ पर इस वाली एग्जांपल में एग्जैक्ट आंसर आ रहा है, ये जरूरी नहीं होता। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल ले लेता हूँ क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की, तो क्लोरीन का मास होता है 35.5, आयोडीन का मास होता है 126.5, दोनों को ऐड कर लो, 35.5 + 126.5, 0 1 कैरी हो गया, ये 2 हो गया, ये हो गया 12 1 कैरी 6 और 1, यानी कि 162 आ गया, ठीक है ना। यहाँ पे क्या आ रहा है? 162 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 2, 2 8 16, 2 1 2, 81 आया, और ब्रोमीन का मास तकरीबन 80 होता है, तो इट इज नॉट नेसेसरी कि आपका मास एग्जैक्टली इक्वल आएगा, 80 पॉइंट समथिंग कुछ होता है, जिसे हम राउंड ऑफ करके 81 ही लेते हैं, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। जैसे यहाँ पर सोडियम की वैल्यू तो बिल्कुल एग्जैक्ट आती है, यहाँ पर ब्रोमीन की वैल्यू एग्जैक्ट नहीं आती, तो इसलिए हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि मास ऑफ सेंट्रल एटम जो है ना वो एवरेज है,
या ऑलमोस्ट एवरेज होगा बाकी दो एलिमेंट्स का। ये बात समझ में आ गई? सर ये तो ड्रॉबैक है, तो ये पॉइंट्स में कैसे आ गया? कौन सा अभी तो ड्रॉबैक पर आया नहीं हूँ। सर ये जो आपने कहा था ऑलमोस्ट, ये एवरेज वाला, ये तो ड्रॉबैक है। नहीं, ड्रॉबैक नहीं है, इसने इसकी स्टेटमेंट ऐसी ही है कि या तो एवरेज होगा या ऑलमोस्ट एवरेज होगा। ड्रॉबैक असल में ये नहीं है। ड्रॉबैक तो तब है कि जब एलिमेंट्स दूसरे ओके डिस्कवर सर। हुए। अब इसके अगर ड्रॉबैक की बात करें बेटा, तो ड्रॉबैक का जिक्र आया तो हम ड्रॉबैक का भी एक तस्करा, एक पॉइंट लिखते हुए चलते हैं कि ये रूल फेल कब हुआ और कैसे हुआ, क्यों हुआ। तो ड्रॉबैक इसका देख लेते हैं। डिस्कवरी ऑफ फ्लोरीन एंड डिस्कवरी ऑफ फ्लोरीन एंड अदर एलिमेंट्स लीड्स टू इट्स फेलियर। उसने उसको फेलियर की तरफ ले गया, क्योंकि जब फ्लोरीन को ट्राइएड में रखा गया ना, तो पता चला भाई फ्लोरीन की प्रॉपर्टीज तो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन से मैच कर रही है। इसके जब मास को देखा गया तो पता चला फ्लोरीन जो है ना वो इन सब में सबसे हल्का है, तो उसके ऊपर आना चाहिए। और फ्लोरीन का मास आया 19। अब 19 और 80 यानी ब्रोमीन का जब एवरेज निकाला गया तो वो आया 90, मतलब 99 आई वैल्यू। 99 को 2 से डिवाइड किया, आंसर आया तकरीबन 49.5। अब क्लोरीन का असली मास क्या होता है 35.5, तो लॉ फेल हो गया, या रूल जो है वो गलत हो गया। ठीक है बेटा, समझ रहे हो बात? अच्छा, न्यूलैंड का जो काम है ना, वो मुझे समझ ही नहीं आता। मतलब उसने क्या सोच के क्या किया, क्यों किया, हम क्यों पढ़ रहे हैं, इस क्यों का जवाब मेरे पास भी नहीं है माजरत के साथ। अच्छा, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मैं इसका जवाब जरूर दे सकता हूँ। देखो, न्यूलैंड के टाइम पर, प्रेजेंटेशन पर आ जाते हैं वापस। न्यूलैंड के टाइम पर तकरीबन 40 से ज्यादा एलिमेंट्स डिस्कवर्ड थे। जिस वक्त न्यूलैंड ने अपना लॉ दिया है उस वक्त मोर देन 40 एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड। और न्यूलैंड ने अपने लॉ में 40 तो फिर दूर की बात है, 20 एलिमेंट्स भी तमीज से शामिल नहीं किए। या 18 एलिमेंट्स हैं जो न्यूलैंड ने शामिल किए मेरे ख्याल से, 3 3 6 तो 8 10 और 16 एलिमेंट्स हैं जो इसने अपने क्लासिफिकेशन के अंदर उनको शामिल किया हुआ। और उस वक्त जिस वक्त इसने अपनी ये क्लासिफिकेशन दी है उस वक्त एलिमेंट्स जो हैं वो 40 से भी ज्यादा डिस्कवर्ड थी। तो उसूली तौर पर भाई साहब जो थे, भाई साहब ने तो समझ लो भंड मारा हुआ है। अच्छा, डोब्राइनर के ऊपर क्रिटिसिज्म इतना ज्यादा इसलिए नहीं है क्योंकि डोब्राइनर के टाइम पर जितनी भी चीजें थी ना, नोन डिस्कवर्ड, डोब्राइनर ने उन सबको सबका मतलब लिखा है अपनी पीरियोडिक टेबल में, उन सबका तस्करा किया है डोब्राइनर ने। लेकिन न्यूलैंड ने उन सबका तस्करा नहीं किया। तो ये चीज सबसे बड़ी गलती है। अब खैर हमारे कोर्स का हिस्सा है तो हम पढ़ रहे हैं भाई। न्यूलैंड साहब ने क्या कहा भाई, न्यूलैंड साहब कह रहे हैं कि एलिमेंट्स को अगर इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास प्लेस करो तो हर 8वां एलिमेंट पहले एलिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक को रिपीट करेगा। अच्छा, नॉट 100%, ये बात याद रखना। कैरेक्टरिस्टिक रिपीट होने का मतलब ये नहीं है कि 100% कैरेक्टरिस्टिक रिपीट होगी। कैरेक्टरिस्टिक रिपीट होने का मतलब ये है कि काफी हद तक प्रॉपर्टीज रिपीट होंगी। अब देख लो यहाँ पर लिथियम का एटॉमिक नंबर मास 7, बेरिलियम, बोरॉन, इन सारे एलिमेंट्स को मैंने किस तरह किस मैनर में प्लेस किया है, देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर मास की, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास की ऑर्डर में मैंने इनको प्लेस किया। ये रहा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, 7 9 11 12 14 16 19 23 24 27 28 31 32 35 एंड 39 एंड 40। तो ये जो एलिमेंट्स हैं इनको मैंने इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास प्लेस कर दिया। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, अब मैं भाई ये चाह रहा हूँ इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास प्लेस करने के बाद कि इनकी पीरियोडिसिटी चेक करूँ। जब पीरियोडिसिटी चेक करने का इन्होंने क्या तरीका बताया कि आप इस क्लासिफिकेशन में कहीं पर भी नंबर 1 कहें। मान लो मैंने बोरॉन को नंबर 1 कहा, यह है मेरा नंबर 1, और इस नंबर 1 से आप आगे चलें, इस नंबर 1 से आप आगे चलें, 1 2 3 4 5
6 7 8। तो इन्होंने क्या कहा, इन साहब ने ये कहा कि भाई नंबर 1 और नंबर 8 जो होगा ना, उनकी प्रॉपर्टीज हमेशा मैच करेगी। नंबर 1 और नंबर 8 की प्रॉपर्टी हमेशा मैच कर रही होगी। ये बहुत आसान सी इन्होंने बात कही कि पहला एलिमेंट जो है वो 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को ये कह सकते हैं कि रिपीट करेगा, या 8वां एलिमेंट जो है वो पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को रिपीट करेगा। अच्छा, इसको हम सिर्फ यहाँ नहीं कहीं और भी देख लेते हैं। अब मान लो मेरा नंबर 1 है नाइट्रोजन। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका ये मतलब हुआ कि ये दोनों जो है ये अपनी प्रॉपर्टीज को रिपीट करेंगे। मान लो नंबर 1 है अब मेरे पास बेरिलियम। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब बेरिलियम और मैग्नीशियम जो है वो प्रॉपर्टीज को रिपीट करेंगे। मैग्नीशियम से चलूंगा तो फिर वो मैग्नीशियम और कैल्शियम एक दूसरे की प्रॉपर्टी को रिपीट कर देंगे, तो ये जो ग्रुप बनेगा वो इस तरीके का 3 का बनेगा। सही भाई, ये वाली बात समझ में आ गई? यस सर। यस सर। ठीक है। अच्छा, अगर ये बात आपको समझ में आ गई बेटा, तो अब आगे चलेंगे। और अच्छा, ये आप लोगों को एक और चीज बताऊं कि वो हम कहते हैं, मतलब अक्सर लोग इसको इस तरह भी एक्सप्लेन करते हैं और गलत नहीं है, एक्सप्लेनेशन तो इसकी खैर सही है। वो 7 सुर होते हैं ना, सारे गामा पादा नीसा। तो इस लॉ को ना 8 नोट ऑफ म्यूजिक लॉ भी कहा जाता है। इस लॉ को हम म्यूजिकल नोट वाला लॉ भी कहते हैं। उसकी वजह भी एक है, इसको म्यूजिकल नोट वाला लॉ इसलिए भी कहा जाता है बेटा क्योंकि इसमें ना म्यूजिकल नोट्स पूरे होते हैं। अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो जैसे म्यूजिकल नोट्स हैं, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, उसमें म्यूजिकल नोट्स क्या होते हैं, अगर वो हम लिखें सा रे गा मा पा दा नी सा। अब जरा देखो, पहला और आखिरी वर्ड सेम है, तो यही चीज तो वो लॉ भी कह रहा है। अच्छा, ये जो 7 सुर होते हैं ना, इन 7 सुरों की एक खासियत होती है कि इनको, इनमें से किसी भी लफ्ज से शुरू करो, खत्म वहीं पर करना पड़ेगा। जैसे मैं माँ से शुरू कर रहा हूँ, माँ पा दा नी सा रे गा माँ। माँ से शुरू किया तो माँ पे खत्म होगा। अगर किसी को सिंगिंग विंगिंग का यहाँ पर शौक होगा तो वो मेरी बात को बखूबी समझ रहा होगा कि इस इन सुरों का इस्तेमाल किस तरीके से होता है। मुझे कोई बहुत ज्यादा शौक नहीं है, लेकिन इतना जरूर पता है कि ये जो 7 सुर होते हैं, इसमें पहला वाला जो जो लफ्ज जिससे स्टार्ट किया जाता है, खत्म उसी पे ही किया जाता है, बीच में कहीं छोड़ते नहीं। ठीक है भाई? तो इसलिए इसको ऑक्टेव ऑफ म्यूजिक लॉ भी कहा जाता है। अच्छा, अब अगर मैं आप लोगों से कहूँ बेटा जरा कि इसके पॉइंट्स मुझे बताइए, तो क्या बताएंगे? अच्छा, अब मैं चाहूंगा कि गुलशन कैंपस का कोई स्टूडेंट मुझे बताए, क्योंकि आप लोग बड़े खामोश नजर आए, मुझे पता नहीं क्यों। गुलशन या मद्रास कैंपस का कोई स्टूडेंट मुझे काइंडली जवाब दे।